वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर लेक्चर ऑफ यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2019 में सेक्शन बी के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पार्ट बी के जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन ए रियल नंबर a which is greater than 0, consider the triangle with vertices 0a and a plus iota a. If triangle is given with the counterclockwise orientation, then the contour integral where real part of z with respect to z is equal to the, we have to calculate the value of this integration. फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है 0 होगी, सेकंड में बोलता है आयटा इंटू ए स्क्वायर बाई 2 होगी, थर्ड में बोलता है आयटा इंटू ए स्क्वायर होगा, फोर्थ में बोलता है आयटा इंटू 3a स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, तो अब देखो कंटूर इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उसने ट्रायंगल दे रखी है जो काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के साथ है वो ड्रॉ करेंगे हम। तो इसके लिए हम एक्स वाई प्लेन लेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है, या फिर इसको हम रियल एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी रियल एक्सिस है, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो अब होगा क्या, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले वर्टिसिस 0 है, तो ये हो गया 0। ठीक है, फिर हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 है, तो इस तरफ होगा नहीं, ए इस तरफ होगा, तो ये पॉइंट हमने मान लिया ए है। ठीक है, फिर ए प्लस ए आयटा यहाँ पे होगा, तो उसको मैंने मान लिया ए प्लस आयोटा ए, ठीक है, या ए आयटा। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या ड्रॉ हो जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, इसको हम a,0 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर a प्लस 0 आयटा, ये हमारे पास ओरिजिन है, इसको 0 बोल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है ये काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है, तो काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये जो ट्रायंगल है वो इस तरह से घूमेगी। ठीक है, या फिर यहाँ पे ड्रॉ करें तो ऐसे होएगा ये। ठीक है, तो ये है हमारे पास, तो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए पॉइंट का और इसको नाम देते हैं पॉइंट बी का। ठीक है, अभी देखो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कंटूर इंटीग्रल है वो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल रियल पार्ट ऑफ z इंटू डी जेड। ठीक है, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ z, लेट z हमारे पास क्या होता है x प्लस आयटा y। ठीक है, फिर जो x और y है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। यहाँ से हम करेंगे तो डी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ठीक है, अब देखो इसका जो इस ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग हमें जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है वो हमारे पास होगा पहले o टू a। ठीक है, इस लाइन के कोरस्पोंडिंग होगा, ठीक है, बिकॉज हमें रियल पार्ट ऑफ z चाहिए, फिर a टू b और फिर b टू o। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसके 3 पार्ट बनेंगे, तो इस ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन। और अब देखो रियल पार्ट ऑफ है z की वैल्यू ये है, तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ z है वो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू, ठीक है, डी जेड की वैल्यू क्या है, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ठीक है, और यहाँ से इस ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग, तो अब हमारे पास क्या होगा, इसको हम एक्सपेंड करें तो पहले ओ ए के कोरस्पोंडिंग होगा। ठीक है, ओ ए के कोरस्पोंडिंग, ठीक है, x इंटू डी एक्स प्लस डी वाई आयोटा डी वाई। ठीक है, फिर किसके कोरस्पोंडिंग होगा, ए बी के कोरस्पोंडिंग होगा x इंटू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ठीक है, फिर किसके कोरस्पोंडिंग होगा, फिर होगा हमारे पास बी से लेके ओ तक, फिर हमने पूरी ट्रायंगल कवर कर ली। ठीक है, x डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ठीक है, अब हमें 1 बाय 1 इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर इसकी और इसकी, फिर इन तीनों का सम कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, ओ ए के कोरस्पोंडिंग फर्स्ट इंटीग्रल को x इंटू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। इसके लिए देखो इस लाइन का यूज होगा हमारे पास, इस लाइन का यूज होगा, और इस लाइन पे y क्या है 0, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई है, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से डी वाई कोरस्पोंडिंग पुट किया है और x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है। ठीक है, इसको 0,0 बोल सकते हो, तो x वेरी हो रहा है 0 टू a, तो ये हो जाएगा 0 टू a। ठीक है, 0 टू a x एज इट इज, वट इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई, इसकी वैल्यू 0 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा x डी एक्स, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, और अगर हम लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी,
इस इंटीग्रेशन की। सिमिलरली अगर हम ये फाइंड आउट करें इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, ठीक है, x dx प्लस आयोटा dy, तो इसके लिए हम करें तो इस लाइन का यूज होगा और इस लाइन पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू a है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, a है यहाँ से, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे x है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है हमारे पास, ठीक है, x की वैल्यू ये है और हमारे पास इसमें y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है, ओके। तो y की जो वेरिएशन है वो होगी 0 टू a, ठीक है, x की वैल्यू a है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, y वेरी कर रहा है 0 टू a, ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास a है, dx की वैल्यू 0 प्लस आयोटा dy, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा और a कॉमन आ जाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट है 0 टू a dy और dy का इंटीग्रेशन y, ठीक है, और हमारे पास लिमिट 0 टू a, तो ये जाएगा a माइनस 0 a इंटू a स्क्वेयर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा a स्क्वेयर, ठीक है। और अब इसी तरह हम देखो इस पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वेयर बाई 2, ठीक है, क्लियर है यहाँ से, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा a स्क्वेयर। तो अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास लाइन है वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू वाई, इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग इसका इंडिकेशन आएगा। तो लास्टली हमें कैलकुलेट करना है BO x इंटू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, तो इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन यूज होगी x इज इक्वल टू वाई, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज इक्वल टू डी वाई। तो यहाँ से x कहाँ तक वेरी हो रहा है, a टू 0, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होगा a टू 0, ठीक है, x इंटू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई की वैल्यू क्या है, dx, तो ये हमारे पास हो जाएगा a टू 0 x इंटू यहाँ से dx कॉमन 1 प्लस आयोटा dx, तो ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वेयर बाई 2, ठीक है, और लिमिट a टू 0, लिमिट पुट करेंगे पहले 0 तो 1 प्लस आयोटा, ठीक है, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस a स्क्वेयर बाई 2, तो हमारा आंसर आएगा 1 प्लस आयोटा माइनस a स्क्वेयर बाई 2। तो लास्ट का जो इंटीग्रेशन आया है इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ से, तो ये हमारे पास ही हो जाएगा माइनस a स्क्वेयर बाई 2 माइनस आयोटा a स्क्वेयर बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ से ये कैंसल आउट और यहाँ से आयोटा a स्क्वेयर, ठीक है, में से आयोटा a स्क्वेयर बाई 2 स्प्रेड करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा आयोटा a स्क्वेयर बाई 2। सो द करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज let f is a function from c to c be an entire function such that limit of z approaches to 0 mod of f of 1 by z is limit infinity, then which of the following is true। फर्स्ट में बोलता है f constant function होगा, सेकंड में बोलता है f can have infinitely many zeros, थर्ड में बोलता है f can have at most finitely many zeros, और फोर्थ में बोलता है f is necessarily nowhere vanishing, मतलब किसी भी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास कि f है वो क्या हमारे पास एंटायर फंक्शन, f c टू c हमें एंटायर गिवन है, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट ऑप्शन मान लिया कि f हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो मैंने उसको c का नाम दे दिया, c कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यहाँ से, अगर c कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, तो यहाँ से उसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट, ठीक है, z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 बाई z करेंगे तो वो कितना होगा, c होगा, ठीक है, और c पे z अप्रोचेस टू 0 इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो वो c आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी तो f कांस्टेंट नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन से। अब देखो, अब हमें गिवन क्या है, अब ये हमें ये गिवन है कि f की वैल्यू 1 बाई z पे अगर z अप्रोचेस टू 0 करे तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जीरोज का पता होना चाहिए कि f कोई फंक्शन है c टू c, ठीक है, तो उसकी जीरोज क्या होती है, वो वैल्यूज z की सारी जिस पे फंक्शन क्या हो, 0 हो, ठीक है, वो उसकी जीरोज होती है। अब यहाँ से हमारे पास पोल की डेफिनेशन आती है, ठीक है, पोल, ठीक है, पोल एट इन्फिनिटी, ठीक है, पोल एट इन्फिनिटी, या फिर किसी फंक्शन का हमने
इन्फिनिटी पे पोल देखना है तो उसके लिए एफ ऑफ 1/z का पोल देख लो, पोल एट 0, ठीक है। वही हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, पोल एट इन्फिनिटी। और तुम्हें पता है कि अगर पोल किसी फंक्शन का देखना है 0 पे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि उस फंक्शन पे लिमिट लगाए तो वो इन्फिनिटी आनी चाहिए। तो z पे 0 पे चेक कर रहे हैं इस फंक्शन की, तो f ऑफ 1/z वो कितनी आनी चाहिए, इन्फिनिटी। और ये हमें क्या है, गिवन है, दिस इज गिवन, ठीक है, ये हमें गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट गिवन फंक्शन हैव पोल एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पे क्या है, उसका पोल है। अब यहाँ पे हम थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम क्या है, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम c टू c, ठीक है, इज ए नॉन कांस्टेंट एंड हैव पोल एट इन्फिनिटी ऑफ ऑर्डर n, then f is a polynomial of degree at most n, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम लग जाएगी यहाँ से। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, f ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी a नोड, ठीक है। अब देखो, अब डिग्री, अब हमारे पास पोलिनोमियल आ गई, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 1 डिग्री का तो हमारे पास क्या है, पोल है ही, ठीक है, वो हाइयर डिग्री भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे n मान लिया, मतलब n का है, तो a1z प्लस अप टू सो ऑन anzn, ये मान ली मैंने, पोलिनोमियल आ गई। अब ऑप्शन देखो, f कैन हैव इनफाइनेटली मैनी जीरोज, पोलिनोमियल होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री n होगी, तो उसके n ही रूट हो गए मैक्सिमम, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। वो बोलता है उसके इनफाइनेटली मैनी जीरोज होंगे। थर्ड में बोलता है f कैन हैव एट मोस्ट फाइनेटली मैनी जीरोज, यस, ठीक है, रूट्स बराबर भी हो सकते हैं लेकिन होंगे तो कितने, फाइनाइट होंगे, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फोर्थ में बोलता है f इज नेसेसरली नो वेयर वेनिसिंग, किसी भी डिग्री के पोलिनोमियल को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो उसके रूट आएंगे, मतलब रूट आने का मतलब क्या होता है कि z की उन वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो फंक्शन वेनिस हो जाएगा कुछ वैल्यूज पे, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो बाय दिस थ्योरम हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक पोलिनोमियल होगी, ठीक है, पोलिनोमियल होगी, तो उसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उसकी फाइनेटली मैनी जीरोज होगी, मतलब फाइनेटली मैनी z एग्जिस्ट करेंगे सच दैट f of z is equal to 0. So the correct answer of this question is 3. Now come to the next question. So the statement of the question is, let C be the counterclockwise orientated circle of radius 1/2 and centered at iota, ठीक है, then the value of the contour integral is this, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास इंटीग्रेशन का सम है ये, तो इसमें हमारे पास जो कंटूर गिवन है वो एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल है हमारे पास, तो हम उसको ड्रॉ करें, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, ठीक है, यहाँ से जो उसकी रेडियस है वो कितनी है, 1/2, आयोटा उसका सेंटर है, तो मान लो ये हमारे पास आयोटा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस आयोटा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। अब ये उसका सेंटर हो गया, रेडियस 1/2 है तो इसका हाफ होगा, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है, ये सर्कल हमें गिवन है, ठीक है। और काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसकी ओरिएंटेशन ये होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी, 1/2, तो इसकी रेडियस 1/2 है, सेंटर आयोटा है, ये कंटूर हमें गिवन है। तो इसको उसने किसका नाम दिया, सी का। तो अब इसका इंटीग्रेशन पूछता है वो, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए जो हमारे पास यूज होगा वो यूज करेंगे हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि इफ़ C इज ए क्लोज्ड कंटूर, ठीक है, एंड F इज ए फंक्शन विच इज एनालिटिक ऑन C एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ C, ठीक है, बाउंड्री ऑफ C, we assume that C is an counterclockwise oriented, ठीक है। Then for any Z node in C, ठीक है,
एफ ऑफ जेड नोड इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग द कर्व सी, ठीक है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोड इंटू डी जेड, वेयर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है, एट जेड नोड, ठीक है। ये हमारे पास कौची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हमें क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, हमें जो फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन वो ये है डी जेड अपॉन जेड की पावर 4-1, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा, ठीक है, फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया। अब देखो इस पे जो फंक्शन है z इज इक्वल टू 1, ठीक है, z इज इक्वल टू 1 ये रहा, ठीक है, z इज इक्वल टू -1 ये रहा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा ये रहा। तो इन तीनों तीनों फैक्टर पे तो फंक्शन एनालिटिक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन z इज इक्वल टू आयोटा सर्कल के अंदर है, तो मतलब दिस इज द सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/z-1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस आयोटा अपॉन इस पूरे के फंक्शन में अपॉन में लिख दिया मैंने जेड माइनस आयोटा इंटू डी जेड। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो देखो ये हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इस 2 पाई आयोटा को हम इस तरफ भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, 2 पाई आयोटा इंटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जेड नोट, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, या फिर इसको एज इट इज रखें हम, ठीक है, 2 पाई आयोटा। तो अब देखो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जेड है, ठीक है, ये हमारे पास जेड माइनस आयोटा है, यहाँ पे जेड नोड की वैल्यू कितनी होगी, आयोटा होगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो आंसर बनेगा 2 पाई आयोटा को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, और एफ ऑफ जेड नोड तो 2 पाई आयोटा इंटू इस फंक्शन की वैल्यू एट जेड इज इक्वल टू आयोटा, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे जेड को आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा -1, ये हो जाएगा आयोटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2 पाई आयोटा ये हमारे पास हो जाएगा 1/आयोटा -1 आयोटा प्लस 1, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू 2 आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, ये हो जाएगा पाई अपॉन -1 -2, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया -π/2। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा उसका आंसर आएगा -π/2। तो फ्रॉम हेयर द फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। तो बाय दिस कोची इंटीग्रल फॉर्मूला इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर फर्स्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम c to c गिवन बाय f of z इज इक्वल टू e⁻z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। उसमें ने ये पूछा है कि कौन सा फॉल्स होगा। फर्स्ट में बोलता है कि दिस f of this is not open, f of this is not open set, ठीक है। इसमें बोलता है हमारे पास f of this is a closed set, ठीक है, f of this is an unbounded open set, ठीक है। तो इसमें देखो इसके सॉल्यूशन के लिए इसने हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है, उसका यूज करेंगे जिसका नाम है हमारे पास ओपन, ठीक है, ओपन मैपिंग थ्योरम, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम क्या बोलती है कि जो इफ f इज ए एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक एंड नॉन कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इन g, देन f of g इज ऑल्सो इन सेट g, ठीक है, देन f of g इज ऑल्सो ए ओपन सेट, ठीक है। ये हमारे पास ओपन मैपिंग थ्योरम होती है। मतलब यहाँ से हम यहाँ से जाए, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर कोई जी सेट है, ठीक है, ये अगर ओपन सेट है, ठीक है, और अगर यहाँ से f है हमारे पास वो एनालिटिक है इस जी में और नॉन कांस्टेंट है विच इज़ नॉट इक्वल टू सी, देन यहाँ से जो f ऑफ g आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक ओपन सेट होगा, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम है। अब देखो इस थ्योरम से अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें f ऑफ दिस, ये हमारे पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है, तो f ऑफ ओपन यूनिट डिस्क है और ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। f ऑफ z में क्या दिया हुआ है, f ऑफ z में दिया हुआ है e⁻z विच इज़ नॉट इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ z क्या दिया हुआ है, नॉन कांस्टेंट, ठीक है। और हमारे पास जो f ऑफ z है वो एंटायर भी है, ठीक है, एंटायर फंक्शन भी है, एंटायर है तो जिसका मतलब एनालिटिक भी है।
तो यहाँ से हमारे पास एनालिटिक फंक्शन भी है, तो यहाँ से बाय ओपन मैपिंग थ्योरम, ठीक है, ओपन मैपिंग थ्योरम, अगर इसकी डोमेन में से यहाँ से हम कोई सेट ले जी, ठीक है, यहाँ से सी से, तो दिस इंप्लाइज दैट जी इज ओपन, ठीक है, जी इज ओपन सेट है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी भी क्या हो जाएगा हमारे पास ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसने जी सेट क्या ले रखा है, उसने जेड सी ले रखा है, मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ओपन यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क, तो यहाँ से एफ ऑफ ये करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोलता है वो, दिस इज नॉट ओपन, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग हो गई, लेकिन उसने फॉल्स पूछा है, फॉल्स पूछा तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने फॉल्स पूछा है। और पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, फर्स्ट आ गया, और सेकंड देखिए तो सेकंड हमारे पास ट्रू ऑप्शन होंगे, ठीक है। ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड का ओपन होना कोई जरूरी नहीं है, तो ये पॉसिबल हो सकता है इसे कोरस्पॉन्डिंग। थर्ड में बोलता है इज ए क्लोज सेट, हो सकता है क्लोज सेट बाउंड्री लेके चला है तो वो क्लोज सेट हो सकता है। थर्ड में बोलता है इज एन अनबाउंडेड ओपन सेट, बिकॉज ये हमारे पास ओपन डिस्क का एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये हमारे पास अनबाउंडेड ओपन सेट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन इसके ट्रू है, और फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो 4 क्वेश्चन आए हुए थे हमारे पास जून 2019 के। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।